नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड। उसमें हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। कल हमने देखा था रेडियो एक्टिव डिके ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और उसमें हमने हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ ये भी हमने कैलकुलेट की थी। और आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। तो इस रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करने के लिए जो प्रमुख विधियां हैं वो 4 हैं जो आपके सिलेबस में हैं। एक है चालकता मिति विधि, दूसरी है विभव मितीय विधि, तीसरी है पोलरिमेट्रिक विधि और चौथी है स्पेक्ट्रोफोटोमितीय विधि। तो यानी कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पोलरिमेट्रिक मेथड एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टोमेट्रिक मेथड या जिसे हम चालकता मितीय विधि कहते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि चालकता या कंडक्टोमेट्रिक विधि में हम ये देखते हैं कि जिस आयन की गतिशीलता अधिक होती है उस आयन की चालकता अधिक होती है और जिसकी गतिशीलता कम होती है उसकी चालकता कम होती है। हम यहाँ पर इस चालकता मिति विधि का अध्ययन करने के लिए हम जैसे मान लो एक सॉल्यूशन में हमने दूसरा सॉल्यूशन मिलाया तो उस मिक्सचर की जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी, वह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें जो प्रेजेंट आयन है उनकी नेचर कैसी है। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस देखते हैं बेस के द्वारा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक रिएक्शन लिखी हुई है एस्टर के हाइड्रोलिसिस की, यानी CH3COOH ये एस्टर CH3COO C2H5 प्लस NaOH है ना, ये रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल देता है। बेसिकली इस रिएक्शन में इस OH आयन ने NaOH के OH आयन ने इस एस्टर के एसीटेट आयन को रिप्लेस किया और ये एसीटेट आयन बना और साथ में अल्कोहल बनता है। ये फाइनली इसकी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो ये जो जिसकी मोबिलिटी कम है और वो है एसीटेट आयन, उनको रिप्लेस करता है। तो ये कम मोबिलिटी वाले एसीटेट आयन को ये हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस कर रहा है, जिससे इस सिस्टम की जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए अभिक्रिया के प्रारंभ में हमने दोनों जो रिएक्टेंट लिए यानी NaOH और एथिल एसीटेट, उन दोनों की हम सेम कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी बराबर बराबर मात्रा में हम ये दोनों लेते हैं, रिएक्टेंट उनकी कंसंट्रेशन लेते हैं और फिर उसको जब मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो OH आयन की जो अमाउंट है वो कम होती है, यानी उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, या यूँ कहें क्षार की मात्रा कम होती है, जिससे विलयन की जो कंडक्टेंस है, चालकता है, वो कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर RCOO आयनों की चालकता OH आयन की चालकता से कम होती है, जो कि OH आयन की चालकता का लगभग 5वां भाग है। अतः चालकता मिति विधि द्वारा अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन किया जा सकता है। समय के अंतराल पर चालकता को माप लेते हैं। प्रारंभ में चालकता जिस सांद्रता का क्षार लिया होता है उसकी होती है और अंतिम में चालकता क्षार के बराबर सांद्रता के सोडियम एसीटेट की होगी। तो हम जब सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम नॉन कंसंट्रेशन का NaOH एक फ्लास्क में लेते हैं और दूसरे फ्लास्क में हम एस्टर लेते हैं, और इन दोनों को ही, जिन दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता है इनिशियली सेम होती है दोनों की, मान लो एक की हमने 0.01 ली तो दूसरा भी हम
0.01 N का सॉल्यूशन बनाते हैं और इन दोनों सॉल्यूशन को हम थर्मोस्टेट में रख देते हैं और फिर हम देखते हैं थर्मामीटर से कि इनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया क्या। जब इनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है फिर हम इन दोनों विलयन को हम मिक्स कर देते हैं और उसमें हम ये जो कंडक्टेंस सेल है उसको रखकर और हम अपना टाइमर स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम उसका अलग अलग समय अंतराल में, चाहो तो आप 2-2 मिनट के बाद या 5-5 मिनट के बाद या 10-10 मिनट के बाद, जैसा भी कन्वीनियंट हो, हम उसकी कंडक्टेंस नोट करते रहते हैं। तो माना कि हम टाइम t=0 पर NaOH जिसकी की कंसंट्रेशन 0.01 है उसकी हम अगर कंडक्टेंस नोट करते हैं तो वो माना कि कंडक्टेंस है C0 और किसी समय t पर उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस Ct है और उस रिएक्शन मिक्सचर की रिएक्शन कंप्लीट होने पर बनता क्या है, एस्टर का सोडियम सॉल्ट बनता है। अतः 0.01 N सोडियम एसीटेट बनता है और उस 0.01 N सोडियम एसीटेट की जो कंडक्टेंस है वो सपोज C इनफाइनाइट है। ठीक है, अब C इनफाइनाइट का हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नॉन कंसंट्रेशन का NaOH हम एक फ्लास्क में लेते हैं और उसमें हम 1-2 बूंद फिनोक्सिलिन की डाल देते हैं। फिर हम उसमें ड्रॉप करके एसिटिक एसिड उसमें मिक्स करते हैं और फिर उसका तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि उस सॉल्यूशन का कलर पिंक ना हो जाए, है ना, पिंक कलर, सॉरी, उसका जो पिंक कलर है, हमने फिनोक्सिलिन डाला तो पिंक कलर हो गया, तो उस पिंक कलर को जब तक वो कलर डिसअपियर ना हो जाए तब तक हम उसमें एसिटिक एसिड डालते हैं। जैसे ही वो कलर डिसअपियर हो जाता है हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नोट कर देते हैं। ये कंडक्टेंस सोडियम एसीटेट की होती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एस्टर की कंसंट्रेशन और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालते हैं कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर A इज़, देखिए, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस C इनफाइनाइट, यहाँ Ct नहीं आएगा, C0 माइनस C इनफाइनाइट आएगा। A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस Ct, तो हमारे पास AX आ जाएगा। A माइनस एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 माइनस C इनफाइनाइट। तो हम इस जो ऊपर हमने ये रिलेशन निकाला है उसको हम जो समान सांद्रता के द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो रेट इक्वेशन है समान सांद्रता के अभिकारकों की, ये वाली, उस रेट इक्वेशन में हम इनको पुट करते हैं। तो आप देखिए, आपको ध्यान होगा हमने निकाला था K = 1/AT × x/A माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम x की जगह ऊपर जो हमने निकाला था C0 माइनस Ct रखते हैं और A माइनस एक्स की जगह हम रखते हैं Ct माइनस C इनफाइनाइट, ये हम रखते हैं। तो A माइनस एक्स जो है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये C0, ये गलत है, यहाँ इसकी जगह Ct आएगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, Ct माइनस C इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। हम इसको अपनी कन्वीनियंट से ऐसा भी लिख सकते हैं, Ct = 1/AT × C0 माइनस Ct अपॉन T प्लस C इनफाइनाइट, जो कि इक्वेशन y = mx + c के बराबर है ना, ये सरल रेखा की समीकरण के बराबर है। अब अगर हम C0 माइनस Ct अपॉन Ct माइनस C इनफाइनाइट वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि ये शो करती है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ अभिकारक की जो हम प्रारंभिक सांद्रता लेते हैं
वो 0.01n लेते हैं और फिर हम अलग अलग टाइम पीरियड पर जब हम इस k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उससे हम देखते हैं कि सभी टाइम पीरियड पर k का मान स्थिर प्राप्त होता है। उससे ये प्रूफ होता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम इसका दूसरी विधि देखते हैं और वो है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। आप ये देखिए, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है और जिसका जो वोल्टेज होती है, जिसका विभव आयनों की सांद्रता के साथ परिवर्तित होता रहता है। चूँकि आयनिक अभिक्रिया में आयन क्रियाकारिक पदार्थ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, अतः अभिक्रिया की प्रगति के साथ इन आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है। अतः सूचक इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो भी अभिक्रिया के होने के साथ परिवर्तित होता रहता है, परंतु इसका निरपेक्ष विभव अलग से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः इसके साथ हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, यानी इसके साथ हम जो है संदर्भ इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं, जिसका विभव अभिक्रिया के दौरान कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। अतः पूर्ण सेल का विभव अभिक्रिया मिश्रण में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर रहता है। इसलिए अलग अलग समय पर सेल विभव यानी जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जो सेल विभव होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोड का विभव नापकर हम अभिक्रिया की गति ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है फिनोल का ब्रोमीनीकरण, और इस रिएक्शन के लिए हम काइनेटिक की स्टडी कर सकते हैं। इसमें सूचक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ली गई और हम जो संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में हम संतृप्त कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को अभिक्रिया मिश्रण जैसे फिनॉल और ब्रोमीन और आधिक्य में ब्रोमाइड आयन में डुबो देते हैं और ब्रोमाइड आयन की अधिकता के कारण प्रेक्षित विद्युत विवाहक बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, केवल शेष Br2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस तंत्र का इलेक्ट्रोड विभव नष्ट अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव और समय के साथ ग्राफ में K का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा नॉन्स रिएक्शन क्या होती है, अपन ने पढ़ा था ईएमएफ, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। उस रिएक्शन से हम उसका नॉन्स रिएक्शन से हम इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं और फिर उससे हम K का मान ज्ञात कर लेते हैं।